नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको दूसरे चैप्टर का, जो आपका दूसरा चैप्टर था, उसका नाम था राजा, किसान और नगर। तो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इसका मैं आपको इस वीडियो में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर के बारे में भी जानकारी एक तरह से हो। ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे, इसके क्वेश्चन को समझ लोगे इस वीडियो में बताए गए, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो है सेम भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी हो। ठीक है। अगर आप वीडियो बीच में स्किप कर दोगे तो आपको जानकारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो चैप्टर हमारा सेकंड है और क्लास हमारी 12th है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री का है और इसको हम किंग फार्मर्स टाउन्स भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे जब आप सर्च करोगे, यूज़र नेम जो है, ये जब आप सर्च करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओगे। ठीक है। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। आप जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ये नाम, तो हमारा ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा। इसमें जो फोटो है वो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो नीचे का ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको सभी प्रकार के नोट्स सब कुछ वहाँ मिलते रहें। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका दूसरा चैप्टर था राजा, किसान और नगर, इसको मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। कितने पार्ट में पढ़ा है तो आपको मैं बताऊंगा। 3 पार्ट में मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ा रखा है। ठीक है, बिल्कुल विस्तार से सिलेबस वाइज, जो आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इसमें बताया है। तो जो आपका पहला पार्ट था, 3 पार्ट थे आपके, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों पार्टों में मैंने आपको ये चैप्टर बिल्कुल विस्तार से समझाया था। तो आप इन वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अगर आप इन वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को देखना। अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़ोगे और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाओगे तो आपका नुकसान है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप जो है सबसे पहले चैप्टर को पढ़ो और फिर आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को देखो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका तीसरा चैप्टर था बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये भी मैंने आपको कराया है, लेकिन इसका सिर्फ पार्ट 1 कराया है। आगे आगे धीरे धीरे मैं आपको पार्ट 2 भी करा दूंगा, 3rd भी करा दूंगा, और हो सके तो 4th अगर बना तो 4th भी करा दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल मैंने अभी पार्ट 1 अपलोड किया है तीसरे चैप्टर का। फिलहाल आप जो है दूसरे चैप्टर को पूरा देख लेना और पहले चैप्टर को आप पढ़ सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखो, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझोगे। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट में, मैं यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग की नहीं बात कर रहा। शॉर्ट में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। आपके पेपर में आ सकता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, अर्थ बताओ, या जेम्स प्रिंसेप कौन थे, उसका अर्थ बताओ, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एमसीक्यू टाइप में, या फिर वैसे आपके सीधे क्वेश्चन दे देंगे वो और आपसे आंसर पूछेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के, तो आपको आंसर देना पड़ेगा वो। ठीक है। तो ये शॉर्ट में आ जाता है। तो शॉर्ट में पहले हम 1 नंबर वाले प्रश्न की बात करेंगे, जो आपका 1 नंबर वाला है ना। 1 नंबर वाले आपके प्रश्न हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके चैप्टर से एमसीक्यू, या फिर थोड़ा अलग सा एमसीक्यू का, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इस चैप्टर का। उसमें मैंने आपको 30 के करीब, 30 प्लस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन उस वीडियो में करा रखा है। ठीक है। और 5 या 6 वीडियो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देने के लिए। ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, उसमें एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो पहला प्रश्न बन जाता है हमारा, और दूसरा पहला बनता है कि अभिलेख किसे कहते हैं। आपको पता होगा, जो अभिलेख मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभिलेख का अर्थ क्या होता है ना। तो देखो, अभिलेख जो है वो पत्थर, धातु, या जो मिट्टी या फिर मिट्टी के जो बर्तन है, जैसे मान लो और कोई कठोर सतह है, तो उस पर जो खुदे उल्लेख मिलते हैं उन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं, है ना। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि अभिलेख किसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, तो आपको 1 मार्क्स में इतना लिखना पड़ेगा कि जो पत्थर है, या धातु है, मिट्टी है, या फिर कोई बर्तन है, या कोई भी कठोर सतह है,
जिसपे कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है, जिसपे कुछ हम लिख सकते हैं और लिखने के बाद जो तैयार हो जाता है लिखावट, उन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं, है ना। अगर अभिलेख शास्त्र पूछ ले या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि अभिलेख शास्त्र से आपका क्या आशय है, तो आप ऐसे लिख देना, जो अभिलेख होते हैं उनके अध्ययन करने वाले को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, या फिर अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा प्रश्न बन जाएगा कि जो जेम्स प्रिंसप थे ये कौन थे। आपको पता होगा ये जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। आप जब मध्यकालीन इतिहास में आओगे, उसमें आप जब विजयनगर का इतिहास पढ़ोगे, तो उसमें कंपनी की स्थापना जब हुई थी वो भी आप इसमें थोड़ा सा टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। इसका 1600 कुछ 1700 बीच में रहता है, तो इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो देखो, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पूरा आपके आखिरी बुक तक चलेगा, जब आपका आखिरी चैप्टर है 15वां, जिसका नाम है संविधान का निर्माण, तो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से जिक्र आएगा, ठीक है, वहाँ पर बताया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसप कौन थे। तो आपको पता होगा जेम्स प्रिंसप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। बस इतना भी लिख दोगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन्होंने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया, है ना। तो ऐसे आप बता सकते हो, एक नंबर में आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, लेकिन इतना लिख सकते हो जितना कि आपको नंबर मिल जाए। या फिर आपके शब्द वर्ड लिमिट भी होता है वहाँ पर, कितने वर्ड में आपको आंसर देना है ना। तो आप उस लिमिट को भी देखकर जो है आंसर दे सकते हो। तो देखो, आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है कि संगम ग्रंथ से क्या अभिप्राय है ना। तो देखो, आपको पता हो जो संगम ग्रंथ है ये तमिल भाषा में लिखे गए थे और ये प्राचीन साहित्य में लिखे मिले हैं। जो प्राचीन इतिहास आप पढ़ोगे तो उसमें जो है संगम ग्रंथ का जो जिक्र है वो आएगा, है ना। तो वो जो है तमिल भाषा में ज़्यादा लिखे रहते थे। तो ये हमारा तीसरा हो जाता है। और जो हमारा चौथा प्रश्न बन जाएगा वो बन जाएगा कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में लिखे मिलते थे, ठीक है। आप देखोगे अशोक जो है वो एक प्रसिद्ध शासक था, तो उसके जितने भी अभिलेख मिले हैं वो किस एक तरह किस लिपियों में लिखे गए थे, या फिर कौन सा लिपि था। तो आप कहोगे ज़्यादातर जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के लिखे मिले हैं, है ना। ब्राह्मी लिपि को आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अभिलेख का। और जब अर्थ निकाला गया था 1837 के आसपास, और 38 में तो निकाल लिया गया था, लेकिन 37 के आसपास जो है ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख थे अशोक के, उसको एकत्र किया गया। और फिर जेम्स प्रिंसिप और कुछ अधिकारी ने मिलकर जो है 1838 में अभिलेख का अर्थ, या फिर उसका जो ब्राह्मी लिपि था उसका अर्थ निकाल लिया, ठीक है। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में ज़्यादा लिखे मिले हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसी का अर्थ जो है 1838 में जेम्स प्रिंसप ने निकाला, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आपका जो पांचवा प्रश्न है वो बन जाता है कि आहत सिक्कों से क्या अभिप्राय है। सिक्के तो आपको पते होंगे, आहत का मतलब क्या होता है, जी मैं आपको बता दूं। देखो, धातु के जो टुकड़े हैं या जो पीट पीट का कर उस पर जो एक तरह से ठप्पा लगा रहता है, मान लो जो धातु है कोई भी एक, उस पर एकदम हथौड़े से या फिर किसी भारी चीज से मार मार के एक निशान लगाया जाता था, इसी को कहते हैं आहत सिक्के। या फिर सिक्के के ऊपर जो निशान नहीं लगता था एक तरह से, मान लो ये जो सिक्के होते थे इस साइड वाला और इस साइड वाला, तो यहाँ पर जो है कुछ हथौड़े से या भारी चीज से मार मार के जो है एक थप्पा बनाते थे, उसी को हम कहते हैं आहत सिक्के, है ना। तो आप समझ गए होंगे, जो सिक्के के ऊपर लिखते हैं या चित्र बनाते हैं उन्हीं को हम आहत सिक्के कहते हैं, जिसके ऊपर लिखा मिलता है। तो छठा अध्याय, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी। तो देखो, अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक इत्यादि भाषा में लिखे मिले हैं, लेकिन अधिकतर ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में भी लिखे मिले थे। प्राकृत यानी आम बोलचाल की जो भाषा होती है वो, है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसमें आपको बता दूं तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट है। और जो शुरू के दो क्वेश्चन थे, अभिलेख क्या है और जेम्स प्रिंसप कौन थे, तो ये भी दो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा 3 नंबर और 8 नंबर में, तो उसमें आप टिक लगा सकते हो, लिख सकती हो कि वो क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन मैंने एक तरह से बुक से उठाया है, आपके इतिहास वाले बुक से, और कुछ क्वेश्चन पेपर के भी हैं, कुछ नेट पे भी थे, तो सबसे निकाल के मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, और कुछ अपने मन से भी बनाया। तो इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके, तो इसमें आपके 3 और 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में, है ना। आपका वर्ड लिमिट भी रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको विस्तार से। मान लो कोई पॉइंट पूछ ले तो आप उसको पूरा पहले आप उसका टाइटल लिखोगे, फिर एरो डाल के उसका एक्सप्लेन करोगे, फिर जाके टाइटल, एरो, फिर एक्सप्लेन, ऐसे आप लिखोगे। तो पहले मैं आपको 3 अंक वाले बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप टिक लगा लेना, उसको आप लिख लेना, तो आपको बहुत ही आसानी होगी।
तो देखो इसमें आपका 3 नंबर में बनता है, आपको यहाँ लिख देता हूँ, 3 गुने 1 बराबर 3। 3 मार्क्स का आपका बन जाएगा। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ये पहला भी क्वेश्चन था आपका। और भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या देन है, क्या भूमिका है। तो देखो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, प्रमुख अधिकारी। जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया था, जिससे अशोक के जो अभिलेख हैं और जो सिक्के हैं उनके बारे में हमें पता लग पाता। मान लो कोई भी एक सिक्का मिल गया, तो अगर अर्थ नहीं निकाला जाएगा लिपि का, तो हम पता कैसे करेंगे कि वो किस लिपि में है, उसकी भाषा कौन सी है, किसका अभिलेख है, ऐसे कुछ पता नहीं लग पाता है। तो जब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकला, तब से अशोक के जितने अभिलेख थे, सिक्के थे, सभी की जानकारी हमें मिल जाती है आसान तरीके से, है ना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहा जो था आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, उससे पहले मैं आपको पूरा तीनों बुक का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तीनों बुक का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा, एक तरह से, है ना, मदद होगा। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है 6ठी शताब्दी से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना कैसे। देखो महाजनपद काल आपको पता होगा, महाजनपद, इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है। अगर आप बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथों को पढ़ोगे, तो उसमें आपको हर बार 16 महाजनपद का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बौद्ध ग्रंथ को पढ़ोगे और जैन साहित्य ग्रंथ को पढ़ोगे, तो उसमें आपको हर बार ये जिक्र मिलेगा 16 महाजनपद का। और सबसे ज़्यादा आपको मगध मिलेगा। अगर आप इनके ग्रंथ को पढ़ोगे, तो इसमें आपको मगध का नाम सबसे पहले दिखेगा, सबसे ज़्यादा आपको यही दिखेगा, ठीक है। तो मगध जो है वो बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, है ना। तो आपको मैं बता दूं महाजनपद क्या होता है। देखो जनपद का अर्थ होता है, जनपद को हम 2 शब्दों में तोड़ते हैं, जन जमा पद। जन मतलब होता है जनता, पद मतलब होता है पैर, यानी जनता जहां अपनी पैर रख देती है उसी को हम जनपद कहते हैं। या मान लो कोई जनता है, आदमी है, वो आके किसी जगह बस गए हैं, तो उसे हम जनपद कहेंगे। लेकिन लगभग 2 सदी मान सकते हो, फिर जाके कुछ जनपद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए थे, जिसे हम महाजनपद कहने लग गए। और इनकी राजधानियां होती थी, ठीक है, किलेबंदी की जाती थी, आपको मैंने बताया था। फिर शासक भी होते थे, और कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि कुछ अधिक राजा भी थे वहां पर, है ना। तो इस प्रकार का मैंने आपको चैप्टर के अंदर बता रखा है। तो पहले आप ये समझो कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों है, इसके कारण क्या है। तो मैं आपको सिर्फ टाइटल बताऊंगा, आप इसको एक्सप्लेन कर देना एरो डाल के, ठीक है। तो देखो उपजाऊ भूमि, जो मगध था, मगध आपको पता होगा, मगध जो है वहां पे उपजाऊ एक तरह से भूमि है, ठीक है। भूमि जो है उपजाऊ, वहां फसल अच्छी होती थी, और लोहे के खादान ये भी बहुत अच्छे थे वहां पर। और जंगलों में हाथी की उपलब्धता थी। कि हाथी को जो है ना, वहाँ के राजा थे, शासक थे, वो हाथी को सेना के रूप में जो है उपयोग करते थे, है ना। वो हाथी को लाते थे जंगल से, उनको सेना में भर्ती करते थे, क्योंकि हाथी बहुत मजबूत होता है। अगर कोई अपराधी या कोई ऐसा हमलावर वहाँ पे आ जाए, तो उसे निपट सकता है एक तरह से। हाथी को सेना के रूप में उपयोग करते थे, इसलिए ही कहीं ना कहीं कारण बन जाता है कि मगध एक महाशक्तिशाली या शक्तिशाली महाजनपद बन चुका था। नदियों द्वारा यातायात, है ना, यानी नदी के मार्ग से हम अपना यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। योग्य शासक थे वहाँ पर, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, जो अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो बहुत ही अच्छे से निभाते थे वो लोग। तो शासक कुल मिलाकर जो है मगध में बहुत ही प्रसिद्ध थे। आप देखोगे तो बहुत ही प्रसिद्ध आपको शासक मिलेंगे मगध में। तो आप समझ चुके हो मगध क्या है, ये शक्तिशाली क्यों है, ठीक है। यहाँ 2 क्वेश्चन उठे थे कि 6ठी शताब्दी से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक महाजनपद बन चुका था। इसके क्वेश्चन क्या है, कैसे, तो आपको मैंने बता दिया, ये पॉइंट है। आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप वहां पे आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका है अशोक के धम्म की मुख्य विशेषता क्या है। आपको पता होगा अशोक जो है वो बिंदुसार का बेटा था, है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उसका बेटा था बिंदुसार, और उसका था अशोक। तो अशोक एक प्रसिद्ध शासक माना जाता है, इसको इतिहासकार सबसे प्रसिद्ध मानते हैं। तो इसने एक धम्म चलाया था, है ना, एक धम्म चलाया था। उस धम्म में इन्होंने कहा था कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें थी,
और उसमें ये भी कहा गया था कि जो व्यक्ति है अगर ये हमारे धम्म को अपनाएगा तो मनुष्य जिस जीवन पे है, जिस जगह अभी है वो वहाँ पे सुखी से रहेगा और आने वाला जो जीवन है उसमें भी वो सुखी से रहेगा। यानी अशोक कहीं न कहीं एक तरह से पुनः जीवन में जो है विश्वास करता था। ठीक है? तो ये आ जाएगा बड़ों का सम्मान, अहिंसा का पालन करना, दासों और सेवकों के प्रति दयावान रखना। ये अशोक के धम्म के बातें थे। अशोक कौन है? व्यक्ति है, उसका धम्म यानी कुछ अच्छे बातें, यानी अशोक ने कुछ अच्छा बात बताया था, उसी को हम धम्म कहते हैं। धम्म के अंदर ही अच्छी बातें हैं, समझ गए? अब बात आती है कुछ अगले प्रश्न की। ये आपका कहूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो। जो मैं आपको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेगास्थनीज के विवरणों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक और गतिविधियों के संचालन के लिए क्या व्यवस्था थी? तो देखो सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी, आपको पता होगा। इन सभी समितियों के कार्य जो है विभाजित थे। बहुत सारे कार्य थे तो इनको अलग काम मिल जाएगा। मान लो ए नंबर का जो है, बी नंबर का, सी नंबर का, डी नंबर का, ई, एफ, जी, तो इसको अलग कार्य मिलेगा, इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा, है ना, इसको अलग मिलेगा, इसको भी अलग मिलेगा। ऐसे अलग अलग कार्य मिलते थे। सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे। जो सेना हमारा ग्रुप है उसमें अनेक प्रकार के सेना थे, आपको पता होगा। जैसे मान लो नौसेना, पैदल सेना भी बहुत अच्छा है। और अश्वरोही जो है ये भी सेना एक था। और सेना में हाथियों का उपयोग भी होता था, क्योंकि सेना जो है उसमें आपको पता होगा हाथी का भी उपयोग किया जाता था। तो ये कुछ उपाय थे, कुछ एक तरह से गतिविधि करवाने का एक तरह से इसका एक ग्रुप था। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हो। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये 2 प्रकार के स्रोत होते हैं हमारे पुरातात्विक होते हैं, जो खनन के दौरान हमको मिले थे, पुरातात्विक। और एक दूसरा हमारा हो जाता है साहित्यिक, यानी जो साहित्यिक रूप से हमें मिला है, जैसे इंडिका पुस्तक हो गया, मुद्रा राक्षक हो गया, ये सब हो जाते हैं। तो हमारा जो पुरातात्विक है इससे हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। और साहित्यिक से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो ये 2 स्रोत हो जाते हैं। तो मैं आपको पुरातात्विक बताता हूँ, इसमें आपको गुफाएं मिल जाएंगी, ठीक है, मृतभांड, ये सब। जैसे मान लो अशोक के अभिलेख मिले थे खुदाई के दौरान। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी ये आ जाएगा साहित्यिक में। मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक थी इन्होंने लिखा था, ये भी आ जाएगा साहित्यिक में। जैन बौद्ध साहित्य ये भी आ जाएगा हमारे साहित्य में। और पुरातात्विक बहुत है, गुफाएं लिख सकते हो, महल लिख सकते हो, बहुत चीज़ लिख सकते हो। बहुत चीज़ मिला था, ईटे वीटे बहुत चीज़ मिल गए थे। तो इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मौर्य साम्राज्य, आप उसको लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को लेकर या फिर उसको समझने के लिए जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं उसकी सीमाओं के पर प्रकाश डाले। यानी क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो अभिलेख होता था, मान लो किसी इतिहासकार को अभिलेख मिल जाता है, तो अभिलेख की एक सीमा होती थी, उससे हमें कितनी जानकारी मिलती है, हम उससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे, है ना। वो उसकी भी एक सीमा होती थी, लिमिट होती थी कि भाई ये लिमिट है, इसके अनुसार हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो देखो मान लो कुछ अभिलेख मिल गया, ये मान लो पूरा एक अभिलेख है यहाँ पर, यहाँ ये अभिलेख कुछ खुदा हुआ लेख मिला है तो हम अभिलेख कह देते हैं। तो देखो अभिलेख पूरे ना मिलना, यानी मान लो इतिहासकार खनन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अभिलेख मिला, 2 मिला, 3 मिला, लेकिन ज़्यादा अभिलेख नहीं मिले तो हमें जानकारी भी नहीं मिलती है। अभिलेख का एक तरह यहाँ सीमा बताया जा रहा है, ठीक है। अभिलेख टूट जाना, अगर मान लो अभिषेक मिला, अभिलेख मिला, तो अभिलेख जो मिला है तो अभिलेख एक तरह से मिल गया और इतिहासकारों ने अभिलेख को उठाया अपने हाथों में, और क्या पता वो टूट जाए या जब निकाल रहे हैं तभी टूट जाए। तो एक सीमा हो जाती है कि हाँ लिमिट है कि अशोक से हमें, अभिलेख से हमें जानकारी नहीं मिलती है ज़्यादा, फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन एक तरह से लिमिट होता है उसका। अक्षर जो है वो हल्के हो जाए, अगर मान लो अभिलेख मिला है उसमें अक्षर ही पता नहीं चल रहा तो अभिलेख का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ वो लोग इतिहासकार पहचान नहीं पाएंगे उससे। तो इसकी एक सीमा होती थी, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख जो है उसकी क्या सीमाएं थी। जब आप राजनीतिक इतिहास को समझोगे, आर्थिक इतिहास को समझोगे, तो अभिलेख की सीमा होती थी, वो क्या थी? अभिलेखों को पढ़ा ना जाना, अगर मान लो ब्राह्मी लिपि में पहले मिलता था वो अभिलेख, तो उसको पढ़ा नहीं जाता था क्योंकि लिपि उसकी ब्राह्मी थी, अर्थ निकाला नहीं गया। और आपको पता होगा हड़प्पा लिपि का अर्थ आज तक नहीं निकाला गया, वो क्योंकि चित्रात्मक लिपि है वो,
हड़प्पा लिपि जो है वो चित्रात्मक लिपि है, उसका अर्थ आज तक नहीं निकाला गया, है ना, कोई भी इतिहासकार नहीं निकाल पाए। तो ये कुछ सीमा हो जाता है हमारे अभिलेख का। तो देखो आपका ये तो 3 नंबर का खत्म हो जाता है, ये अभिलेख वाला आपका इंपॉर्टेंट था, जो आपको मैंने पीछे बताया था। ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब मैं आपको 8 नंबर में बताता हूँ, 8 नंबर में आपके कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आ चुके हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो देखो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, ठीक है, और इसका लिमिट 400 से 500 है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग कुछ बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं, तो आप लिमिट के हिसाब से करना। अगर ज़्यादा लिमिट है तो आप ज़्यादा लिखोगे, और कम है तो बहुत कम लिखोगे, या फिर लिमिट के हिसाब से लिखोगे। अगर 400 पूछ रहा है तो आप 400 लिखोगे ही, लगभग 500 है तो आप 500 लिख देना, 600 भी हो सकता है आप कहीं कहीं बोर्ड में, है ना। तो देखो भारतीय इतिहास में जो राजा था अशोक, इसके योगदान की चर्चा कीजिए। आपको पता होगा अशोक जो है एक राजा था, शासक था, तो उसकी क्या भूमिका है या फिर भारतीय इतिहास में उसका क्या योगदान है, वो आपको बताना है यहाँ पर, है ना। तो देखो अशोक को आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अब जब शुरू का इतिहास पढ़ोगे उसमें अशोक का नाम सबसे पहले आ जाएगा। ये बहुत ही सर्व प्रसिद्ध शासक था, 47 वर्षों तक शासन किया था इसने। देखो अशोक के जो कलिंग मिले हैं, यानी उड़ीसा से मिले हैं हमारे, और इनका विजय प्राप्त इन्होंने की थी, है ना। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों का और अपने प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्थरों और पॉलिश किए हुए जो स्तंभ थे वहां पर लिखवाए थे इन्होंने, है ना। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार भी किया था। जो महामाथ थे उनको धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त करते थे। वो रथ पे बैठते थे और जाते थे, पूरा एक तरह से घूमते थे और सबको बताते थे कि ये हमारा धम्म है, इसको अपनाओ, ठीक है, ये धम्म है, इसको अपनाओ। तो महामाथ को नियुक्त कर दिया जाता था। अब आगे चलते हैं। देखो और भी इनकी भूमिका बहुत लंबी है, अगर आप इसका भूमिका लिखोगे तो बहुत लंबा भूमिका जाएगा, है ना, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बताना पड़ेगा विस्तार से। तो देखो धम्म के माध्यम से बड़ों के प्रति आदर करना, ये हमारे धम्म आ जाता है। धम्म में क्या क्या बातें थी आपको पीछे ही बताया था मैंने। और जो हमारा ब्राह्मण थे इसके प्रति एक तरह से दयावान, ठीक है, दासों के साथ जो है व्यवहार, ठीक है, धर्म परंपराओं को मानना, आदर करना, सम्मान करना, ये सभी आ जाते हैं। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य थे उसके 5 प्रमुख केंद्र थे। इनकी राजधानियां जो है पाटलिपुत्र थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए इन्होंने प्रयास भी किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महामाथ को नामक जो अधिकारी था उसको नियुक्त करते थे, मैंने आपको बताया था। तो ये जाते थे इस एक तरह धम्म का प्रचार करते थे। जैसे मान लो कोई सब्जी वाला है, वो अपने स्पीकर में बोलता है कि सब्जी ले लो, इतने रुपए किलो है, ये है वो है। तो ऐसे ही ये जो व्यक्ति था महामाथ नामक जो अधिकारी था, इसको भी नियुक्त करते थे, ये भी बोलता था, बताता था, है ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको लिख सकते हो। और जो आपका दूसरा आ जाता है वो है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। इसमें जब प्रशासन चलाया जाता था तो इसकी प्रमुख भूमिकाएं या फिर विशेषताएं कौन कौन सी थी, भूमिका इसका वहां पे क्या था। तो देखो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्र थे और राजधानियां जो है पाटलिपुत्र थी। 4 हमारे प्रमुख केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये हमारे 4 बहुत ही प्रांतीय केंद्र थे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हो, है ना। अब आगे समझते हैं। देखो साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों में आवागमन बना रहा, ठीक है, आवश्यक था। यात्रियों के खान पान की व्यवस्था की जाती थी। सेना सुरक्षा एक प्रमुख माध्यम था सेना की सुरक्षा के लिए, और सैनिक एक तरह से सुरक्षा के लिए जो सेना था वो बहुत ही प्रमुख था। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति होते थे, ठीक है, का कार्य होता था। और देखो इनमें से एक समिति का काम होता था नौसेना का संचालन करना, दूसरी का काम होता था यातायात और खान पान का संचालन करना, यानी एक तरह से उपलब्ध करना, ठीक है। और तीसरा जो हमारा सेना था पैदल सैनिक, उनका एक संचालन करती थी वो। और चौथा हमारे
जो सेना थे वो उनका काम था देखभाल। और जो पांचवा मार्ग था इनका काम था कि जो छठी समिति है और जो हाथी है इनका संचालन करना। तो ये सब कार्य होते थे समिति वाइज। देखो आपका वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मौर्य साम्राज्य की जो आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियां हैं उस इस पर जो अपने विचार हैं वो व्यक्त की। यानी जो मौर्य साम्राज्य था इसकी जो आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियां हैं उसका एक तरह से इस टॉपिक पे अपने विचार व्यक्त करो। तो देखो मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक उपलब्धियां थी वो क्या थी, मैं आपको पहले राजनीतिक बताऊंगा फिर आर्थिक बताऊंगा। तो देखो राजनीतिक में ये था कि जो 5 राजनीतिक केंद्र थे हमारे उसमें, और इनकी राजधानियां भी होती थी, मैंने आपको बताया था वहाँ पीछे, ठीक है। और शासन पश्चिम उत्तर और अफगानिस्तान और जो हमारा बलूचिस्तान था यहाँ तक यहाँ फैला हुआ था पूरा। और मजबूत सैन्य व्यवस्था था, बेहतर गुप्तचर व्यवस्था था। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी। आपको बता हुआ ये राजनीतिक के ऊपर बता रहा हूँ। राजनीतिक में यानी पॉलिटिकल में एक तरह था का उपयोग किया जाता था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और जो आर्थिक हमारी उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी है, तो मूर्ति कला। जो मौर्य साम्राज्य की मूर्ति कला है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय, एक तरह सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। व्यापार अच्छा होता था इनका, कृषि बहुत अच्छा था, शिल्प कला भी बहुत अच्छा था, सोने की जो खादान थी वो भी बहुत अच्छी थी, है ना। ये आर्थिक उपलब्धियां हो जाती है हमारे मौर्य साम्राज्य की और ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं 8 नंबर में आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जहाँ से मैंने लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो देखो अभिलेख क्या होता है, इतिहासकार लेखन में इनके महत्व को कैसे समझाते हैं, सीमा तक सहित व्याख्या की। तो देखो अभिलेख जो है पत्थर, धातु, मिट्टी, बर्तन जैसे जो कठोर सतह हैं उस पर खुदे हुए होते थे, इन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं। अब देखो इतिहास लेखन में इनका क्या महत्व है, अभिलेख में क्या अभिलेख का क्या महत्व है। देखो अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। अगर इतिहासकार को कुछ जानना है, जानकारी निकालना है तो अभिलेख जो है उसको हम प्रमुख मानते हैं, ठीक है। तो हम प्रमुख मानते हैं अभिलेख को। और अभिलेख के माध्यम से ही अभिलेख शास्त्रियों को बीते काल की भाषा, राजाओं के नाम, अभिलेख की तिथि, अभिलेख का संदेश और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती थी। जो हमारे पहले तो अभिलेख निकाला जाता था, फिर अभिलेख के अध्ययन को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो जो अभिलेख शास्त्री थी एक तो थे अभिलेख शास्त्री, तो वो जो है अभिलेख का अध्ययन करते थे, बीते हुए काल का याद करते थे कि कितने साल पुराना होगा, राजा कौन सा था, अभिलेख लिखने का तिथि कौन सा यानी तारीख कौन सा है, संदेश निकालते थे वो अभिलेख शास्त्री, ठीक है। उनका ही काम होता था अभिलेख को पढ़ना, समझना, देखना और कोई चीज़ का खोज करना, ठीक है। इतिहास लेखन में अभिलेख की सीमाएं कौन कौन सी है, तो पता है आपको, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, यही क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन वो 3 नंबर में था, यहाँ पे 8 नंबर में, तो आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। तो देखो अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना यानी लिखा होना। अक्षर जो है बहुत ही हल्का होगा तो समझ नहीं पाएंगे, कौन, अभिलेख शास्त्री। अभिलेखों के टूट जाने के कारण अक्षरों का लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, वास्तविक अर्थ निकल ना पाना, अभिलेख की भाषा समझ में ना आना, रोजमर्रा के जीवन के बारे में जानकारी ना मिलना, ये सभी नुकसान हो जाते हैं अभिलेख के कारण। अभिलेख एक ऐसा कागज होता है, मान लो आप कुछ ढूंढ रहे हो, कागज ढूंढ रहे हो, अगर आपने अपने बेड के नीचे ढूंढा, अपने अलमारी के नीचे ढूंढा, है ना, कहीं भी आपने ढूंढा, एक कागज आपको मिल गया। अब जब आपने कागज उठाया तो आप वो जो आपका कागज है वो आपसे फट गया या फिर उसके अक्षर मिट गए तो आपको क्या जानकारी नहीं मिल पाएगी। उसी तरह अभिलेख होते थे, अगर वो मिलते थे इतिहासकारों को खनन के दौरान, है ना, तो अभिलेख शास्त्री जो है उनका अर्थ नहीं निकाल पाते थे क्योंकि ये सब परेशानियां थी जो आपको मैंने बताया, ये सभी परेशानियां थी, ये आपको परेशानी दिखेंगी, सभी परेशानियां थी, सीमाएं थी एक तरह से ये। तो यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था राजा, किसान और नगर का, ये खत्म हो जाता है। और इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे देख सकते हो, एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है वो भी आप देख सकते हो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो मैंने आपके लिए न्यू कोर्स स्टार्ट किया है। और ज्योग्राफी भी आप देख सकते हो, फिजिकल और हिंदी भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए, वो आपका क्वेश्चन है कि जो मौर्य साम्राज्य था इसके बारे में जानकारी के प्राप्त प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से साधन है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है।
तो इसे इसका जो आंसर है ये मैंने आपको बता दिया था इसी वीडियो में, लेकिन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपकी जानकारी कितनी है आपके पास वो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, क्वेश्चन का नाम लिखोगे और फिर उसका आंसर लिखोगे पॉइंट वाइज, उसको एक्सप्लेन करके आप बताओगे, तब मैं देखूंगा आपको कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो है वो समाप्त हो जाता है और अब हम तीसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। तीसरा चैप्टर आपका जो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, वो सेकंड भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं आप। और कुछ आपको पूछना हो या फिर जो मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कहा है वो भी आप लिख सकते हो, या कुछ भी आपको पूछना हो, मैसेज हो, तो आप मुझसे पर्सनली यहाँ पे भी पूछ सकते हो कमेंट से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।